हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिशर। आज की स्टोरी दैट लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से ली गई है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो ऑथर बताना शुरू करते हैं कि दिसंबर 1916 में जब गांधी जी भारतीय कांग्रेस की वार्षिक सभा में भाग लेने के लिए लखनऊ गए थे, तब वहां पर 2301 प्रतिनिधि थे तथा कई देखने वाले और मिलने वाले लोग भी आए हुए थे। वहीं पर एक चंपारण का फार्मर था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, जो कि गांधी जी को उनके जिले में दौरा करने के लिए कहता है। अब जहां कहीं भी गांधी जी जाते थे, शुक्ला उनका अनुसरण करता ही करता था। 1917 में गांधी जी और शुक्ला दोनों पटना के लिए निकलते हैं और ये सफर वो ट्रेन से तय करते हैं। इसी बीच में शुक्ला उनको राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील के घर ले जाता है, बट राजेंद्र प्रसाद अपने शहर से बाहर गए हुए थे, इसीलिए उन लोगों की मुलाकात हो नहीं पाती। गांधी जी चंपारण की सिचुएशन के बारे में जानना चाहते थे और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए पहले वो मुजफ्फरपुर जाने का डिसीजन लेते हैं। 15 अप्रैल 1917 को आधी रात में रेलगाड़ी से मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं वो, और स्टेशन पर प्रोफेसर जे.बी. कृपाकलानी उनका वेलकम करते हैं। गांधी जी वहां पर 2 दिन रुके थे। अब 2 दिन में न्यूज़पेपर ने, टीवी ने, इन सब ने सारी इन्फॉर्मेशन वहां लीक कर दी कि गांधी जी यहाँ आए हुए हैं। इस बीच में क्या था, चंपारण के जो बटाई पर खेती करने वाले किसान थे उन तक ये बात पहुंचती है और वो गांधी जी से मिलने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे गांधी जी को कोर्ट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे बटाई की खेती पर बहुत ज़्यादा फीस ली जा रही है, इसीलिए यहाँ पर कितना कोर्ट में बवाल मचा हुआ है। तो गांधी जी ने सोचा कि जो कोर्ट है वो कोई भी डिसीजन नहीं निकाल सकता। जब तक किसान खुद के लिए खुद खड़ा होना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक कोर्ट इनके फैसले कभी नहीं कर पाएगा। अब बात आती है बटाई पर खेती की। तो बटाई पर जमीन से तात्पर्य है यहाँ पर कि कोई ऐसा इंसान जो उस जमीन का मालिक नहीं है, फिर भी उस जमीन में बोता है, कटाई करता है और उसका नाज रखता है, बट पर ईयर उसके मालिक को उसके लिए पे करता है। जिस जमीन पर वो जुताई खुदाई करता है उसके लिए वो पे करता है। अब जो पे करने का अमाउंट था वो इतना ज्यादा था कि किसान को कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल पाता था। जितना वो उगाता था उतना का उतना मालिक को चला जाता था, तो उसकी जो मेहनत थी वो सारी वेस्ट चली जाती थी। इस बारे में ही डिस्कशन चल रहा था। तब गांधी जी चंपारण आए हुए थे और उन्होंने ये सब कुछ जानने के बाद गांधी जी जो थे वो चंपारण आए हुए थे और उन्होंने ब्रिटिश भूस्वामी के संगठन के सचिव से ये सब कुछ डिस्कस किया और कहा सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम इस बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये सब कुछ हो ही चुका था, इसकी स्टार्टिंग हो ही चुकी थी। इतने में गांधी जी तिरहू प्रमंडल के ब्रिटिश सरकारी आयुक्त से मिलने जाते हैं। अब आयुक्त उन्हें डराना धमकाना स्टार्ट कर देता है और कहता है तुम तिरहू प्रमंडल छोड़कर यहाँ से चले जाओ। बट क्षेत्र छोड़ने की बजाय गांधी जी क्या करते हैं, चंपारण की राजधानी मोतीहारी पहुंच जाते हैं। उनके साथ कई लॉयर थे। रेलवे स्टेशन पर लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो कि उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़ी हुई थी। यहाँ उनके ब्रिटिश शासन का जो डर था उसके प्रति एक फर्स्ट स्टेप समझ सकते हैं आप कि सारे लोग उनके साथ आ चुके थे इस लड़ाई में। पास के गांव में एक किसान जिस पर बहुत बुरा व्यवहार किया गया था जिसके साथ, और गांधी जी को इसकी खबर मिलती है। गांधी जी उससे मिलने के लिए हाथी पर सवार होकर निकल देते हैं। वो जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में एक ब्रिटिश सरकार का एक सिपाही आता है और उन्हें सूचना देता है कि आप आगे नहीं जा सकते और अब आपको मेरी घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने नगर वापस लौटना होगा। और गांधी जी इस बात का पूरी तरीके से पालन करते हैं और उतरकर घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने घर की ओर लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही उन्हें एक नोटिस मिलता है कि तुम चंपारण छोड़कर चले जाओ। अब गांधी जी इस नोटिस पर साइन करते हैं और इसकी अवज्ञा कर देते हैं, मतलब मना कर देते हैं कि मैं ये
यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस बात पर उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा जाता है। वो कोर्ट में हाजिर होते हैं। कोर्ट में हाजिर होते हैं तो सारी भीड़ जो कि गांधी जी के साथ थी वो कोर्ट के बाहर भीड़ लगाकर खड़ी हो जाती है। चारों तरफ लोग ही लोग थे और उनका शोर था। इस सब सिचुएशन को देखकर कोर्ट, जज और वहां पर जितने भी लोग थे वो डर जाते हैं और फैसला जल्दी नहीं करते। फिर गांधी जी कहते हैं कि आप फटाफट से फैसला कीजिए। वो लोग कहते हैं नहीं, अभी 2 घंटे फैसला नहीं हो सकता है। और गांधी जी से ये भी कहते हैं कि तुम्हें 1 घंटा 120 मिनट की जमानत हम लोग दे रहे हैं। बट गांधी जी इससे मना कर देते हैं। वो कहते हैं मुझे कोई भी जमानत की जरूरत नहीं है, आप सजा सुनाइए। इस पर जो न्यायालय होता है वो एकदम स्टॉप हो जाता है और वहां का जो जज होता है वो शांति से 120 मिनट तक गांधी जी को छोड़ देता है। वो जमानत नहीं लेते, फिर भी वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। 120 मिनट के बाद फिर से कोर्ट बैठती है और जो जज होता है वो फैसला करता है कि 15 से 20 दिनों तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया जाएगा। 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद गांधी जी, वही टॉपिक चल रहा था बटाई पर, खेती वाला, किसानों के साथ रहे और अन्याय के विषय में पूछने लगे। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने गांधी जी को बताया कि उनका अनुसरण जो था वो जेल जाने को तैयार था। उनके अनुसरण में लोग जेल जाने को भी तैयार थे। तब गांधी जी इस समूह को जोड़ते हैं। ठीक है, जो एक समूह था उसको डिवाइड कर देते हैं कई पार्ट में और बताते हैं कि आपको कैसे काम करना है। इस सब के बाद एक नोटिस आता है गांधी जी के पास कि अब ये जो केस चल रहा था वो खत्म हो चुका है और अब आप आजाद हैं। इसके पश्चात गांधी जी को दंड अधिकारी द्वारा सूचना दी गई कि मामला अब समाप्त हो चुका है। आधुनिक भारत में पहली बार अवज्ञा ने विजय प्राप्त की थी। क्या? नागरिक अवज्ञा ने विजय प्राप्त की थी। गांधी जी तथा वकीलों ने किसानों की शिकायत पर जांच करनी स्टार्ट कर दी। लगभग 10,000 किसान इसके साक्षी बने और सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए। गांधी जी को उपराज्यपाल सर एडवर्ड गेट द्वारा बुलाया गया। वह उपराज्यपाल से 4 बार मिले। जांच के लिए एक सरकारी कमीशन नियुक्त किया गया था। प्रारंभ में गांधी जी चंपारण में 7 महीने तक वहीं रहे थे और फिर कई दिनों के लिए घूमने आ जाया करते थे और वहां जांच कैसी चल रही है ये देख लिया करते थे। सरकारी जांच में बड़े खेतों के जो मालिक थे उनके विरुद्ध सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने को कहा गया था। वे सिद्धांत रूप से किसानों को धन लौटाने को सहमत हो गए थे। गांधी जी ने केवल 50% मांगा। बड़े खेत के स्वामियों के प्रतिनिधि ने 25% लौटाने का प्रस्ताव किया। गांधी जी सहमत हो गए। अवरोध टूट गया। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि लौटाई जाने वाली राशि की मात्र इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण थी कि जिम्मेदारों को कुछ धन तथा कुछ अपनी प्रतिष्ठा देने को विवश होना पड़ा था। किसान ने अब देखा कि उनके अधिकार थे तथा उनकी रक्षक भी वहां पर प्रेजेंट थे। उसने साहस सीखा। घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को उचित ठहराया। कुछ वर्षों में ब्रिटिश भूस्वामी ने अपने विशाल भूखंड छोड़ दिए थे। ये अब किसानों के पास लौट गए थे। नील की बटाई की खेती गायब हो चुकी थी। चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक तथा सामाजिक पिछड़ेपन को हटाने के लिए गांधी जी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अध्यापकों के लिए प्रार्थना की। गांधी जी ने 2 युवा शिष्य महादेव देसाई तथा नरहरि परिख तथा उनकी पत्नियों ने स्वेच्छा से उस काम के लिए स्वयं को पेश किया। कई अन्य भी मुंबई, पूना तथा देश के सुदूर भागों से आए। गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र देवदास आश्रम से आया तथा श्रीमती गांधी भी आईं। 6 गांवों के प्राथमिक पाठशालाएं खोली गईं। कस्तूरबा ने व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सामुदायिक सफाई के विषय में आश्रम के नियम सिखाए। स्वास्थ्य की स्थितियां दयनीय थी। ठीक है, स्वास्थ्य की स्थितियां क्या थी? बहुत ज्यादा खराब थी। गांधी जी ने एक चिकित्सक से स्वेच्छा से अपनी सेवा 6 महीने के लिए प्राप्त की। 3 दवाइयां उपलब्ध थीं, आरंडी का तेल, कोनैन और गंधक की मलहम। उस टाइम यही चलता था तो यही प्रेजेंट था
और गांधी जी का ध्यान स्त्रियों के गंदे वस्त्रों की दशा की ओर गया। एक स्त्री ने कस्तूरबा को बताया कि उसके पास केवल एक ही साड़ी थी। चंपारण में अपने लंबे प्रवास के दौरान गांधी जी ने आश्रम पर दूर से चौकसी रखी तथा डाक द्वारा नियमित निर्देश भेजे। चंपारण प्रकरण गांधी जी के जीवन में मोड़ वाला महत्वपूर्ण बिंदु था। अब अवज्ञा के रूप में आरंभ नहीं हुआ, यह निर्धन किसानों के कष्ट कम करने के लिए प्रयास के रूप में उत्पन्न हुआ था। गांधी जी की राजनीतिक करोड़ों लोगों को दैनिक समस्याओं से व्यावहारिक रूप से जुड़ी हुई थी। उन्होंने एक नए स्वतंत्र भारत को आकार देने की चेष्टा की थी, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके तथा इस प्रकार भारत को स्वतंत्र कर सके। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया था। गांधी जी ने वकीलों मित्रों से सोचा कि यह अच्छा होगा कि शांतिवादी चार्ल्स फियर एड्रंस चंपारण में ठहरे तथा उनकी सहायता करें। यदि गांधी जी मान जाते तो एड्स तो सहमत थे, किंतु गांधी जी ने इसका प्रचंड विरोध किया। उन्होंने कहा, मकसद न्यायोचित है तथा युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए। अतः आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता तथा बटाई की खेती करने वाले सभी एक साथ बंधे हुए थे। तो गाइज, ये थी इस चैप्टर की समरी। आई होप आपकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।